इस वक्त हमारे साथ राजीव बिंदल जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो पहले आपसे ही जानते हैं जी, कौन जीता, क्योंकि हमें तो जो पहले खबर आई थी उसमें 19 और 21 का फर्क दिख रहा था कि 19 पर कांग्रेस जीती है और 21 पे भाजपा जीती है, लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि हम तो 31 पे जीते हैं। आपका क्या दावा है बिंदल साहब? नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो पार्षद जीते हैं उनकी बाकायदा सूची जारी की है, हर नगर परिषद की, हर नगर पंचायत की। और अभी मैंने मीडिया के सामने वो सूची पढ़ करके प्रकाशित भी की है जी। कांग्रेस पार्टी का जो क्लेम है वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव के लिए सूची ही जारी नहीं की थी जी। पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार और कांग्रेस चुनाव से भागती रही। ये चुनाव अक्टूबर नवंबर के महीने में 2025 में होना चाहिए था, परंतु नहीं हुआ क्योंकि सरकार चुनाव लड़ना नहीं चाहती थी। अंतोगत्वा हाईकोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने डिसीजन लिया, उसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई जी। और सर्वोच्च न्यायालय ने फिर चुनाव के लिए आदेश किए और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के ऊपर ये चुनाव हो रहे जी। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने खुली स्टेटमेंट दी कि कांग्रेस पार्टी किसी को भी चुनाव लड़ने की सूची जारी नहीं करेगी। जिसको लड़ना है वो चुनाव लड़े और जो लड़ेगा वो हमारा। जी। बिंदल साहब, जो आपका जो दावा है इसका, जो आपका जो दावा है इसका हम सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं जी कांग्रेस जो इस पे दावा कर रही है वो भी, जैसे आपने सूची रखी है वो भी सूची रखेंगे। आपसे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप न्यूज़ 18 के इस मंच पे जुड़े और भाजपा की बात आपने दर्शकों तक पहुंचाई। अब हरियाणा में जो कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में आज हरियाणा को क्या क्या मिला है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त लाइव हैं, आइए उनसे सुनते हैं। इनमें सड़क, पानी, बिजली, अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित होंगी। कैबिनेट ने आवेदन प्रक्रिया के लिए विशेष ऑनलाइन पोर्टल बनाने को भी मंजूरी दी है। नई व्यवस्था में अधिकृत जो हमारे प्रतिनिधि भी उद्योगों की ओर से आवेदन कर सकेंगे। इस फैसले से राज्य भर के हजारों छोटे और मध्यम उद्योगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इसी प्रकार आज मंत्रिमंडल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए डेयरी फार्मिंग के प्रोत्साहन के लिए स्वयं सहायता समूहों को भूमि पट्टे पर देने की मंजूरी दी गई। अब ग्राम पंचायतें हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों और स्वयं सहायता समूहों की सहकारी समितियों को डेयरी स्थापित करने के लिए अपनी भूमि में से 500 वर्ग गज तक की भूमि पट्टे पर दे सकेंगे। यह पट्टा शुरू में 5 साल की अवधि के लिए दिया जाएगा और डेयरी के संतोषजनक संचालन के आधार पर इसे और 3 साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। शुरुआती में 5 साल की अवधि के बाद पट्टे की अवधि बढ़ाने के लिए संबंधित उपायुक्त पूर्व मंजूरी अनिवार्य होगी। और इसी प्रकार आज मंत्रिमंडल ने विकसित भारत के विजन के साथ विकसित हरियाणा बनाने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में हमारी सरकार लगातार 3 गुना गति से कार्य कर रही है।
पिछले एक दशक में हरियाणा सरकार ने अपनी इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी को भी इस तरह बनाया है कि वह भारत को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने की राह में अहम योगदान दे सके। पिछले 5 वर्षों में हरियाणा ने एक अग्रणी औद्योगिक राज्य के रूप में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए हरियाणा अब उद्योग, सेवाओं और वैश्विक व्यापार का प्रमुख केंद्र ये बना है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हमने मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 तैयार की है, जिसे आज मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी गई है। खास बात यह है कि इन औद्योगिक नीतियों को तैयार करने से पहले हमने नई दिल्ली में 22 और 23 अप्रैल को उद्योगपतियों व व्यापारियों से बैठकें की गई ताकि उद्योगों के अनुकूल नीतियां बनाई जा सकें। इन बैठकों में हितधारकों से लगभग 109 सुझाव वो प्राप्त हुए। अधिकतर सुझावों को नीति में शामिल किया गया है। इससे पहले भी 2026-27 के बजट अभिभाषण में की गई 8 बजट घोषणाएं पूरी हो रही हैं, जो हमने बजट भाषण में कही थी। और हमारे संकल्प पत्र में भी उद्योगों से संबंधित हमारे 2 संकल्प थे, वे संकल्प भी पूरे हो रहे हैं। साथियों, मेक इन हरियाणा इस नीति का उद्देश्य भी हरियाणा को देश का अग्रणी औद्योगिक और निवेश गंतव्य बनाना है। आज मंत्रिमंडल में अगले 5 वर्षों में प्रदेश में 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश, 10 लाख नए रोजगार, निर्यात में व्यापक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति में दशकों पुराने ए, बी, सी और डी ब्लॉक के वर्गीकरण प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। अब 4 नई श्रेणियां बनाई गई हैं। एक प्राइम फोकस एरिया, सब प्राइम एरिया, इंटरमीडिएट एरिया और कोर एरिया। ये 4 श्रेणियां अब बनाई गई हैं। अब इन सभी श्रेणियों में वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध होंगे, जिससे हर क्षेत्र का संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित होगा। अब औद्योगिक प्रोत्साहन केवल चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि प्रदेश के हर ब्लॉक तक पहुंचेंगे। नई नीति में उद्योगों के लिए आकर्षण वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए हैं, जिनमें पूंजीगत सब्सिडी, SGST, प्रतिपूर्ति, स्टैंप ड्यूटी और रोजगार सृजन प्रोत्साहन शामिल हैं। उद्योगों को 30% से 70% तक शुद्ध SGST प्रतिपूर्ति का ये लाभ मिलेगा। बड़ी इकाइयों को 7 वर्ष, मेगा इकाइयों को 10 वर्ष और अल्ट्रा मेगा परियोजना को विशेष पैकेज के तहत 12 वर्ष तक प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश के युवाओं को स्थानीय स्तर पर अधिक रोजगार कराने के उद्देश्य से रोजगार सृजन सब्सिडी को बढ़ाकर प्रति कर्मचारी ये 1 लाख रुपए तक किया गया है। जो पहले 48,000 था, अब इसको बढ़ा करके 1 लाख रुपए किया गया है। और इसके अतिरिक्त महिलाओं, अनुसूचित जाति, दिव्यांगजन,
और अग्निवीर पूर्व सैनिकों के लिए यह सहायता बढ़ा करके 1,20,000 रुपये प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष ये की गई है। निवेशकों को उद्योग स्थापित करने में पारदर्शिता और सुविधा प्रदान करने हेतु 45 कार्य दिवसों में भूमि व्यवहार्यता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। और साथियों, हरित एवं सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्बन क्रेडिट, नवीनीकरणीय ऊर्जा, हरित भवन और शून्य ध्रुव अपशिष्ट प्रणाली जैसे प्रावधान ये शामिल किए गए हैं। यह नीति हरियाणा को निवेश, रोजगार, निर्यात और आधुनिक औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने का ये कार्य करेगी। और इसके अलावा अलग अलग सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए भी लगभग 9 औद्योगिक नीतियों को आज मंजूरी मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई है। इनमें हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग नीति 2026, हरियाणा टॉयज एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग नीति 2026, हरियाणा वेस्ट रिसाइकलिंग पॉलिसी 2026, हरियाणा फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग नीति 2026, हरियाणा आईटीज एआई एवं इमेजिंग टेक्नोलॉजी नीति 2026 और हरियाणा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स नीति 2026, हरियाणा एवीजीसी एक्सआर नीति 2026, हरियाणा डेटा सेंटर नीति 2026, हरियाणा एग्री बिजनेस एवं एग्रो प्रोसेसिंग नीति 2026 ये शामिल हैं। 9 औद्योगिक नीतियों को भी आज मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। साथियों, सरकार का लक्ष्य है हरियाणा को इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एआई, डेटा सेंटर, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, एवीजीसी, एक्सआर, खिलौना एवं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट निर्माण जैसे क्षेत्रों का अग्रणी केंद्र बनाना है। साथियों, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं निर्माण नीति 2026 के माध्यम से हरियाणा को देश का प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। आईएमटी सोहना में 500 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। साथियों, फार्मास्यूटिकल एवं मेडिकल डिवाइसेस निर्माण नीति के तहत 10,000 करोड़ रुपए निवेश और 20,000 रोजगार सृजन का ये लक्ष्य रखा गया है। आईटीज और एआई नीति 2026 के तहत गुरुग्राम में ग्लोबल एआई सेंटर और पंचकुला में एडवांस कंप्यूटिंग सुविधा स्थापित की जाएगी तथा 50,000 से अधिक युवाओं को स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इम्पैक्ट्स और एक्सीडेंट्स रियलिटी जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में निवेश, कौशल विकास, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। एग्री बिजनेस एवं एग्रो प्रोसेसिंग नीति 2026 किसानों की आय बढ़ाने, फूड प्रोसेसिंग को प्रोत्साहन देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे हरियाणा में फूड प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इस नीति के तहत लगभग 5,000 करोड़ रुपए का निवेश तथा 30,000 नए रोजगार के अवसर
पैदा करने का हमारा लक्ष्य है। इस नीति के माध्यम से बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित होगा, लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हरियाणा विकसित भारत के विजन में अग्रणी भूमिका निभाएगा। साथियों, हमने मंत्रिमंडल ने हरियाणा अभिलेखागार विभाग ग्रुप बी सेवा नियम 1992 में संशोधन को भी मंजूरी आज दी है। सहायक निदेशक पद के लिए डिप्लोमा इन आर्काइव्स कीपिंग के साथ अन्य समक्ष मान्यता प्राप्त डिप्लोमा को भी मान्यता दी गई है। अब डिप्लोमा इन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अभी आप लाइव देख रहे थे अपने पसंदीदा न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा चैनल पर। और अब हरियाणा में जो लगातार तापमान बढ़ रहा है, गर्मी लगातार झुलसने वाली होती जा रही है। हरियाणा में नहीं, पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कई शहर गर्मी के कहर से गुजर रहे हैं। गर्मी की ये जो प्रचंड लहर है, इसने कई राज्यों में और कई ज़िलों में तापमान अभी तक 44 डिग्री के ऊपर पहुंचा दिया है। लेकिन अधिकतर जो ज़िले हैं उनमें तापमान लगभग 40 डिग्री के करीब है। सिरसा और रोहतक में 44 डिग्री तापमान पहुंच चुका है और ये लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में ये जो झुलसती गर्मी है, इससे कोई भी राहत ना मिलने की आशंका जताई है और साथ ही साथ चेतावनी दी है कि आने वाले 4 दिनों में तापमान और 3 से 4 डिग्री बढ़ सकता है। कई ज़िलों में इस वक्त लू चल रही है, यानी हीट वेव का जो प्रभाव है वो आम आदमी के जनजीवन को काफ़ी मुश्किल बना रहा है। इस वक्त अनिल राठी हमारे साथ मौजूद हैं लाइव फरीदाबाद से। राठी साहब, फरीदाबाद और इसके आसपास के जो ज़िले हैं उनमें क्या हालात है गर्मी से? राठी, इस वक्त फरीदाबाद में गर्मी की अगर हम बात करें तो क्या हालात हैं और आम आदमी इससे किस तरीके से परेशान है? जी बिल्कुल, देखिए मुकेश जी, अगर आज की गर्मी की तापमान की बात करी जाए तो लगभग 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो टेम्परेचर है और काफ़ी तपन जो है वो आज पूरे दिन महसूस की जा रही है। हालांकि अब सड़कों पर जिस तरीके से जो समय है उस दौरान जो है वो सड़कों पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि इस दौरान जो है वो चाहे स्कूल के बच्चों की छुट्टी की बात हो या फिर डेली दिनचर्या के लोगों की बात हो, तो पूरे तरीके से फिलहाल अभी चाहे बाज़ारों की बात करें चाहे फिर हम रोडों की बात करें, पूरे तरीके से सन्नाटा है, क्योंकि काफ़ी तपिश जो है वो आज के दिन टेम्परेचर के अंदर देखने को मिल रही है और काफ़ी उमस भरी गर्मी जो है वो फिलहाल लोग महसूस कर रहे हैं, जिसके चलते अमूमन देखा जा रहा है कि इन कुछ दिनों की अगर बात करें हम तो बीमारों की संख्या भी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें जो है वो डायरिया और जो उल्टी दस्त के पेशेंट हैं उनकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो कह सकते हैं कि फिलहाल जो है वो जिस तरीके के आज के हालात हैं, इससे स्वाभाविक है कि आने वाले कुछ दिन यदि इसी तरीके के हालात बने रहे तो तपिश और ज़्यादा हो सकती है, जिससे सीधे तौर पर जो है वो आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता है। जी, अभी स्कूली बच्चों की बात करें तो स्कूलों में क्या छुट्टियां वगैरह चल रही हैं आजकल, या बच्चों को अभी जाना पड़ता है इस मौसम में? देखिए, फिलहाल अभी तक जो है वो शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं, जिसके चलते अभी भी रूटीन में स्कूल जो है वो बच्चे जा रहे हैं। सुबह का जो समय है, समय में जरूर परिवर्तन किया गया है। जिस तरीके से जो गर्मियों का समय होता था वो थोड़ा सा लेट का समय होता था, लगभग 8:30-9 बजे के आसपास बच्चों की बस आती थी, लेकिन फिलहाल 7:30 बजे ही जो है वो स्कूल की बसें आनी शुरू हो जाती हैं और लगभग 2:30 बजे के आसपास तक जो है वो तमाम स्कूल सुचारू रूप से चल रहे हैं फिलहाल। जी, नितिन अंतिल हमारे साथ जुड़े हैं सोनीपत से। नितिन, सोनीपत में गर्मी का जो कहर है वो जारी है या कुछ राहत की खबर वहां से दोगे आप हमें?
जी बिल्कुल मुकेश, मैं आपको जानकारी दे दूं कि गर्मी का कहर सोनीपत में भी कम नहीं है। फिलहाल जो तापमान है वो 43 यानी 43 डिग्री है और आने वाले 2 से 3 दिन तक इतना ही रहने का अनुमान है। और उसका सबसे ज्यादा असर मैं तस्वीरों में आपको दिखा दूं, एक कच्चे क्वार्टर मार्केट है जहां पर पहले भीड़ होती थी, वहां पर भीड़ का 1-2 आदमी ही दिखाई दे रहा है, जो गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। हालांकि फिलहाल हम इस मंडी भी है यहाँ पर, और कच्चे क्वार्टर मार्केट सबसे व्यस्त मार्केट होती थी। एक टाइम ये होता था मुकेश कि यहाँ पर आने जाने तक का कोई रास्ता नहीं होता था, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 2 ही 4 आदमी आ रहे हैं और वापिस जा रहे हैं। जो तापमान है बहुत ज्यादा है। हालांकि जो डॉक्टर है उन्होंने भी यही कहा कि जो घर से निकले तो कपड़ा ढककर बाहर निकले, पानी ज्यादा पिए। कुछ सब्जी विक्रेता उनसे बात भी कर लेते हैं कि क्या चल रहा है, गर्मी का असर है जी कुछ? बिल्कुल बहुत गर्मी का असर है। गर्मी का असर ये है कि मार्केट में ग्राहक ही नहीं है। देख लो आप, आपने देखा है जिस तरह से आप बोल रहे हो कि मार्केट में 2 या 4 आदमी हैं, सिर्फ दुकानदार ही हैं, वो ग्राहकी का तो नाम ही नहीं है। ग्राहक निकले तो निकले कैसे? 43 का टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर में तो बंदा वैसे ही गिर जाता है, और आगे अनुमान है कि टेम्परेचर बढ़ेगा ही, घटेगा ही नहीं। इसलिए मैं तो सोनीपत की जनता को ही कहता हूँ कि जितना ज्यादा हो सके पेड़ लगाएं। फिर सब्जी बिक रही है कुछ? सब्जी का तो कोई है ही नहीं, कोई ग्राहक ही नहीं। ग्राहक कहाँ से आए, गर्मी इतनी है। क्योंकि यहाँ गर्मी में कहा जाता है खीरे, ककड़ी या फिर कोई और सब्जी लें ताकि गर्मी ना लगे, तो कुछ चल रहा है या नहीं? सर ग्राहक नहीं है बिल्कुल भी, हम खाली बैठे हैं। 10 बजे आते हैं और रात को 10 बजे जाते हैं। 12 घंटे की ड्यूटी में काम ही नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर काम है। बिल्कुल हमारे को पता है कि हम कैसे जी रहे हैं। गर्मी के चक्कर में बहुत बुरा हाल हो चुका है इस टाइम। जी नितिन, बिल्कुल जो आप इतना ज्यादा है कि दुकानदार आम लोगों से, दुकानदारों से बातचीत कर रहे हैं, हम आपसे भी एक यही सवाल जानना चाहेंगे कि जो स्कूली बच्चे हैं उनको लेकर कुछ प्रशासन ने सुझाव दिए हैं या स्कूल टाइमिंग्स वगैरह में कोई बदलाव हुआ है या स्कूल आजकल बंद चल रहे हैं, क्या अपडेट है इस पर? जी बिल्कुल मुकेश, इसके बारे में अगर स्कूल की बात कर ली जाए तो कोई अपडेट अभी तक नहीं आई है। ना तो कोई स्कूलों के समय में सोनीपत में बदलाव किया गया है और ना ही कोई छुट्टियों की अभी कोई घोषणा की गई है। हालांकि ये कहा गया है कि 25 तारीख के बाद छुट्टियों को लेकर कोई जो अपडेट सामने आ सकती है, लेकिन फिलहाल टाइमिंग वही है और गर्मी बढ़ रही तो इसको देखते हुए जिला प्रशासन जल्द ही कोई आदेश दे सकता है। लेकिन अभी तक की बात कर ली जाए तो अभी तक कोई भी आदेश स्कूलों की तरफ से स्कूलों के पास नहीं पहुंचा कि समय में बदलाव करना या फिर गर्मी को देखते हुए स्कूली बच्चों की छुट्टी करनी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और अनिल राठी का, हरियाणा की गर्मी से हमारे दर्शकों को रूबरू करवाने का। और अब जो ये प्राइम बुलेटिन है हरियाणा और हिमाचल का, इसको यहीं पर हम विराम देंगे और आपको यही सलाह देंगे कि गर्मी का मौसम है, थोड़ा बाहर आने जाने में एहतियात बरतिए और दोपहर के समय घर से अगर बाहर ना निकल सकें तो अच्छा रहेगा। शाम के समय में आप ये काम कर सकते हैं और लगातार पानी पीते रहें और अपने आप को जो लू चल रही है, हीट भी चल रही है, उससे आप बचा कर रखें। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह लगातार जारी है। बने रहें हमारे साथ। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक CGC University Mohali, your first Gen Z university with 100% placement with highest package of 1 crore rupees.